ओम शांति। ठीक। तो आज मुझे जब बताया गया कि मुझे पुलिस वालों को स्ट्रेस के ऊपर एड्रेस करना है, तो मैं सोच रहा हूं कि पुलिस को देखकर तो आम जनता को स्ट्रेस हो जाता है, तो मैं आप लोगों को क्या बात करूं स्ट्रेस के ऊपर। सच है कि नहीं है? फिर पुलिस वाला हमारी गाड़ी को हाथ दे दे तो हमें टेंशन हो जाती है, क्या हाथ दे दिया मैं। और दूसरी बात, हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा वालों को टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, ये भी जमता नहीं। दिल्ली मुंबई के महानगरों में जहां पर दिन रात दौड़ती दुनिया में किसी के पास थकने के लिए भी वक्त नहीं होता, उन्हें स्ट्रेस हो जाए तो एक बार को समझ में आए, लेकिन हम हरियाणा वालों को स्ट्रेस हो जाए तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा तो लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि एक बार एक बाप अपने बच्चे को पीट रहा होता है। एक बाप अपने बच्चे को पीट रहा होता है तो पड़ोसी पूछता, भाई क्यों पीट रहा है बच्चे को? बोले कल इसका रिजल्ट आने वाला है, अब ये कहीं फेल ना हो जाए इसलिए इसको पीट रहा हूं मैं। बता रिजल्ट तो कल आएगा ना, तो आज क्यों पीट रहा है? कह रहा कल मुझे बाहर गांव जाना है तो मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, मैं तो आज ही पीट लेता हूं इसको। हम हरियाणा वालों को स्ट्रेस हो जाए तो जमता नहीं है, तो अगले साल उस बच्चे का फिर रिजल्ट आना होता है, अगले साल उस बच्चे का फिर से रिजल्ट आना होता है। अब वो बाप उसको कहता है, अरे देख राजू, ईद के फेल हो गया ना तो मुझे अपना बाप मत कहियो। ठीक। अगले दिन बच्चा स्कूल से आ रहा होता है तो कहता है, हाँ भी राजू कह रहा तेरा रिजल्ट, और रहने दे रामपाल, वैसे ही मूड बड़ा खराब है मेरा है? तो उसने कहा था ना बाप मत कहियो। तो हरियाणा वालों को स्ट्रेस नहीं हो सकता जी। और पुलिस की लाइन तो देखो, वैसे मैं समझता हूँ बड़ी टफ लाइन होती है, आप लोगों की एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे बाहर, और वैसे भी लाइफ में जिम्मेवारियां भी बहुत होती हैं। हम लोग जो सिविलियंस होते हैं सोचते हैं कि, मैं सच्ची बताऊं, एक बार जो मैं बात कर रहा था पुलिस वालों को देख के हमें टेंशन हो जाती है। एक बार मेरे को फोन आया, कई साल पहले की बात, घर पे लैंडलाइन पे फोन आया। फोन उठा के मैंने पूछा, मैंने बोला हेलो, तो सामने से आवाज आई, 19 सेक्टर की पुलिस चौकी से बोल रहे हैं। यकीन मानना मैं ऊपर से नीचे तक कांप सा गया, पुलिस चौकी से मुझे फोन। सेकंड के 100 हिस्से में कई विचार मन में घूम गए कि ना मैंने कोई लड़की छेड़ी, ना मैंने किसी से झगड़ा करा, ना मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ना किसी की चोरी करी है, ना किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट मारा, मेरे को फोन क्यों आ गया चौकी से? सच्चाई की बात, ऊपर से नीचे तक कंपल्सी हो गई शरीर में। मैं कहा हाँ जी कहिए। आके चौकी में मिल लेना। मैं और डर गया, मैं कहा मैंने क्या किया ऐसे चौकी में मिल लेना, और सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। तो जब उसने कहा कि आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी आई है, तब जाके सांस सी आई। मैं कहा भाई कुछ गलत नहीं हुआ है। तो पुलिस वालों को देख के स्ट्रेस तो हो जाता है, पर आज का हमारा टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको देखकर किसी के मन में सुरक्षा की भावना आए, डर की भावना आए। हमारी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो देख के व्यक्ति ये सोचे हाँ अब मैं सुरक्षित हूं, है ना? और आपकी अपनी लाइफ में भी जो भी जिम्मेवारियों के कारण परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को हम अपने जीवन पे हावी ना होने दें। जिम्मेवारियां तो सभी को निभानी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, इस देश की सुरक्षा भी, इस तमाम जिम्मेवारियों को निभाते हुए वो परेशानियां आपके जीवन पर हावी ना हो, उसी की हम बात करते हैं आज। क्योंकि देखिए जीवन में स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। मैं पिछले हफ्ते स्कूल टीचर्स को एड्रेस कर रहा था इसी स्ट्रेस के सब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं सोच रहा हूं कि स्कूल टीचर्स को जब एड्रेस करना है तो उनको मैं क्या समझाऊं? तो उनसे तो हम पढ़े हुए हैं। टीचर्स तो शिक्षित वर्ग है जो समाज को शिक्षित करता है, इस आने वाली नई पीढ़ी का निर्माण करता है। मैं उनको स्ट्रेस के ऊपर क्या समझाऊं? अब मैं उनसे रिलेटेड टॉपिक जब समझने की कोशिश करता हूं तो मैं पाता हूं कि स्ट्रेस हम सभी ने फिजिक्स की बुक्स में पढ़ी थी। मैंने उनसे बात करी, मैं कहा आज आप लोग स्ट्रेस को फिजिक्स में पढ़ाते हैं, हमने अपने स्टूडेंट लाइन में पढ़ी थी। तो स्ट्रेस होता है फोर्स ऑफ द एरिया, ये फिजिक्स का एक डेफिनेशन है।
चीज जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे जीवन में हमारी लाइफ में पड़ रही है, और एरिया मीन्स मेरी कैपेबिलिटी, मेरा सामर्थ्य, मैं कितनी उन फोर्सेस को झेल सकता हूँ। तो यदि मेरा सामर्थ्य, मेरी कैपेबिलिटी वो एक्सटर्नल फोर्सेस से कम रह जाती है तो मेरे जीवन में स्ट्रेस आता है। यही फिजिक्स है, और फिजिक्स की किताब से निकल कर वो स्ट्रेस मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कब आ गया ये हमें पता ही नहीं। हम सभी ने 11वीं 12वीं में जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये सब पढ़ा होगा, अपने जीवन से निकाला, फिजिक्स के माध्यम से ही समझाता हूँ। साइंस में लाइट पढ़ाया जाता है, डार्कनेस नहीं पढ़ाया जाता। अब साइंस की किताबें खोलना हुआ, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जब जीवन में प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। साइंस में हीट पढ़ाया जाता है, कोल्ड नहीं पढ़ाया जाता। कोल्ड इज एब्सेंस ऑफ हीट। जब तापमान नहीं है तो ठंडक है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। यदि खुशी नहीं है तो हमारे जीवन में टेंशन है, स्ट्रेस है, दुख है, डिप्रेशन। करेक्ट हो कि नहीं हो? ठीक है। तो यदि हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो हमें स्ट्रेस क्या है ये नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुशी कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, ये समझने की जरूरत है। बिकॉज खुशी नहीं है तो ही जीवन में टेंशन है। और आज का लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया कि मैं WHO का डाटा पढ़ रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। WHO का डाटा कहता है कि हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन के कारण। यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपना आत्मघात कर रहा है डिप्रेशन के कारण, क्योंकि वो अपने इस जीवन को संभाल नहीं पा रहा है। हर 40 सेकंड में सोच के देखिए। और इसमें 19 एजर्स 20 एजर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि आज के बच्चे बड़ी जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं और जब उनको नहीं पाने को मिलता तो वो जीवन का बैलेंस खो देते हैं। तो हम क्या इतने हल्के हो जाएं जीवन में? क्या हम अपने लाइफ को इतना भी बैलेंस नहीं कर पाए कि कोई मंजिल नहीं मिली, कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ, कोई सपना टूट गया, कहीं किसी का दिल टूट गया, तो हम अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे? क्या इतनी परमात्मा ने जो इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये शरीर हमें दिया है, ये मानव जीवन जो हमें दिया है, इतना हल्के में ले लें हम इसको? हमें जीवन जीने की शैली आनी चाहिए, लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए। आर्ट ऑफ लाइफ बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग भी आनी चाहिए। आप पुलिस कर्मियों को, फौजियों को देश के लिए मरना भी सिखाया जाता है। तो आर्ट ऑफ डाइंग मीन्स कल हमारे जीवन की यदि आखिरी शाम हो तो क्या हमें ये सुकून होगा कि हमने जीवन जिस लिए जिया वो पूरा जिया? क्या कहीं अभाव तो नहीं रह गया किसी बात का जो हम करना चाहते थे? क्या कहीं इस बात का गुमान तो नहीं रह जाएगा कल यदि हमारे जीवन की कोई आखिरी शाम आ जाए? तो जीवन जिए तो ऐसे जिए कि जैसे हर दिन उत्सव हो, और मृत्यु की भी तैयारी हो तो ऐसी हो कि हर दिन उत्सव हो। पीछे जाते वक्त हमें किसी का कोई अभाव ना हो, किसी का कोई दबाव ना हो, किसी का कोई प्रभाव ना हो तो सिर्फ अपना मस्त स्वभाव। हम कुछ ऐसे जिए कि अपने मस्त स्वभाव में जिए। जिंदगी में चुनौतियां तो देखो आती रहेंगी, और चुनौती जब भी आपके जीवन में आए तो समझ लेना ईश्वर ने आपको चुना है। भी आप लोगों में से आपके जो ऑफिसर्स हैं वो काम देते हैं किसी को, किसको देते हैं सोच के? आप काम उसी को देते हो ना जो उस जिम्मेवारी को निभा पाएगा, जिसमें वो कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, उसी को उसी हिसाब से काम दिया जाता है, राइट? तो यदि हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो समझ लीजिए ईश्वर ने हमें चुना है। चुनौती उसकी सबसे खूबसूरत बेटी है जिसका हाथ उसने हमारे हाथ में दिया है कि हाँ, इसमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति है, वो प्रतिभा है जो इस चुनौती का सामना कर सकता है। तो अपने आप को ज्यादा क्या समझना? शक्तिशाली समझना। अपने आप को ज्यादा धैर्यवान समझना, राइट? अपने आप को ज्यादा भाग्यवान समझना कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए। कहते हैं कि कांटों पर चलने वाला जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्यों? कांटों पर चलने वाला जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचता है, क्यों? सोच के बताओ।
क्योंकि उसके पाँव में कांटे चुभ रहे होते हैं, तो जब जल्दी भागेगा स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो जब भी हमारे राह में कांटे चुभे हों तो समझ लेना हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। और जब मंजिल पर जल्दी पहुंचे और हमारे जीवन में ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये दुख ना हो, लाइफ हमारी बैलेंस्ड हो, तो हमें करना क्या चाहिए? अपने कर्मों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा है आज का मेडिटेशन का, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे कर्म ऐसे हों हमारी लाइफ में दुख आने वाले कम स्वतः ही हो जाएं। और कर्मों का प्रभाव तो देखो हम सभी समझते हैं कि आता ही है, जो दिया है लौट कर आएगा। आज मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि जा रही है टकरा कर दीवारों से वापिस आ रही है, वापिस मुझ तक ही आ रही है, तो मेरा कर्म मुझ तक पहुंच रहा है। आप तालाब में एक पत्थर फेंकोगे, रिपल्स, लहरें क्रिएट होंगी, दूर तक जाएंगी और वापस अपने उद्गम स्थान तक आएंगी। पहाड़ी में आप आवाज देते हो, जाएगी, वापस लौटकर आएगी। तो जो दिया है वो लौटकर आएगा, तो वही दें जो हम चाहते हैं अपने लिए। जब भी दूसरे के बारे में कुछ हम नकारात्मक सोचें तो ये पहले ध्यान रख लें कि वो मुझ तक लौटकर आने वाला है। कर्मों के सिद्धांत को ऐसे समझाता हूं कि फल देखा आंख ने, ठीक, फल देखा आंख ने, इच्छा हुई मन में उसको खाने की। फल देखा आंख ने, इच्छा हुई मन में, चल कर गए पांव और फल तोड़ा हाथ ने। सीक्वेंस, ठीक। फल तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने और पचाया पेट। और जब माली आया, लाठी पड़ी पीठ पर, पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर। और जब पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर, तो आंसू निकले आंख से, क्योंकि फल देखा था उसी ने। जिसने कर्म किया उस पर लौटकर आया। जिसने देखा उसने चाहा नहीं, और जिसने चाहा उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने पचाया नहीं, और जिसने पचाया उसने भी रखा कहां, उसने भी नहीं। तो कर्म घूम घूम के वापस आपके पास आते हैं। इसलिए जब भी हम अगली बार कुछ कर्म करें तो हम ये ध्यान रख दें, श्रेणी में हमारे कर्म आते हैं, सुकर्म, विकर्म, अकर्म और आपके जो भी सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, नकारात्मक, व्यर्थ और समर्थ, 4 तरह के ये विचार चलते हैं। और साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि एक आदमी एक दिन में लगभग 60,000 विचार अपने मन में उत्पन्न करता है। 60,000 थॉट्स। आप सोच के देखिए, हम सोचते हैं कि हम क्या ही करते होंगे, 60,000 विचार इस मन में चल रहे हैं। यदि आप उसका कैटेगराइजेशन करें कि कौन से समर्थ थे, कौन से व्यर्थ थे, कौन से सकारात्मक थे, कौन से नकारात्मक थे, आप अपनी अपनी कैटेगराइजेशन खुद से कर लीजिए। और छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी मदद किसी की भी करें तो मन को सुकून मिले। मैं एक बार बस में जा रहा था तो पास में एक लेडी बैठी हुई थी जो काफी गरीब सी लग रही थी। मैं बस में बैठा हूं, साथ में वो लेडी बैठी हुई है गरीब सी। तो थोड़ी देर के बाद अगले स्टॉप पे बस में एक वृद्धजन चढ़े। उस लेडी ने खड़े होकर अपनी सीट उसको ऑफर कर दी, या ये आप बैठ सकते। चलो ठीक है, वृद्ध आया, उसने अपनी सीट दे दी। 2 स्टेशन के बाद में, 2 स्टॉप के बाद में वो वृद्धजन उतर गए। एक और लेडी चढ़ी जिसके साथ में एक छोटा बच्चा था। तो जिस लेडी की वो सीट थी उसने फिर भी नहीं बैठी, क्योंकि सीट खाली हो गई थी, नहीं बैठी। उस लेडी को वो सीट ऑफर कर दी, दूसरी लेडी। कर्म कुछ ऐसे ही चला। 2-3 स्टॉप के बाद वो लेडी उतर गई, फिर कोई और चढ़ा, फिर से उसने वो सीट, अपनी सीट ऑफर कर दी। तो जब लास्ट स्टॉप पे जाने वाला था, मैंने पूछा कि आपके पास अपनी सीट थी और 3 बार आपको फिर से मौका मिला, पहले वृद्धजन उतरा, फिर वो महिला उतरी, फिर तीसरी महिला उतरी, तो तीनों बार आपने अपनी सीट वापस क्यों नहीं ली? ध्यान से सुनना। वो लेडी कहती है, देखो मैं उतनी समर्थ तो नहीं हूं, उतनी धनवान तो नहीं हूं, किसी की पैसे से मदद कर दूं। मैं ये छोटी छोटी नेकियां करती रहती हूं, जैसे किसी की
बस में सीट देकर उसकी मदद कर दी, राह चलते किसी पशु को दाना या रोटी डाल दी, या किसी अपाहिज की मदद कर दी, उसको सड़क पार करा दी। और जब मैं ऐसा काम करती हूं ना, किसी की मदद, ये छोटी छोटी नेकियां मैं कमा लेती हूं, तो मेरा दिल वैसे ही भर जाता है। चाहे मुझे शाम को भरपेट खाना मिले या ना मिले, पर ये छोटी छोटी नेकी करके मेरा पेट स्वतः ही भर जाता है। कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए। क्या हम अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी नेकी, छोटी छोटी मदद किसी का करने का संकल्प ले सकते हैं? आज चूंकि कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, भले वो किसी को पीछे छोड़ कर ही क्यों ना हो। हम साथ लेके क्यों नहीं चल सकते? आप लोगों ने शायद सुना हो, एक बार पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक खेल में कुछ मंद बुद्धि बच्चे दौड़ रहे हैं, और जो लड़की सबसे आगे दौड़ रही होती है, और जो फाइनल लाइन तक पहुंचने वाली होती है रेस में, गिर जाती है, पांव लड़खड़ाता है और गिर जाती है। सच्चाई वाली कहानी। अब अमूमन हमारे साथ ऐसा हो और हम भी दौड़ रहे हो, हमसे आगे वाला जो जीतने वाला वो गिर जाए, तो हम क्या करेंगे? दौड़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट आना है। 99% लोग ऐसे ही करेंगे। जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, सब ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो मंद बुद्धि थे ना, उन्होंने क्या किया? जो लड़की गिरी थी उसको उठाया और साथ मिलकर सभी ने वो विनिंग लाइन क्रॉस कर दी। यानी जीतेंगे तो सभी जीतेंगे। हम जो ज्यादा दिमाग वाले अपने आप को कहते हैं, हम दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। और जो कम दिमाग वाले थे, उन्होंने वास्तव में हमें अपनी जीवन की शिक्षा दी कि जीतना है तो सबको साथ लेकर जीतना है, टीम में जीतना है। व्यक्तिगत जीत कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती। यदि टीम जीतती है तो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? तो स्ट्रेस, टेंशन, अगर मुझे बोलते हुए लग रहा था माहौल ऐसा शांत क्यों हो गया, इतना ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, तो ताली बीच में आती है तो ठीक लगेगा। तो मुझे लगता है मेरी बात पहुंच रही है। तो स्ट्रेस, टेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक ABC फॉर्मूला बताता हूं, बड़ा ही सिंपल है। ABC फॉर्मूला। A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है। स्ट्रेस मेरे जीवन में आती कहां से है? अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे जीवन में स्ट्रेस आती कहां से। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए यदि मेरे जीवन में वो दुख, वो चिंता, वो टेंशन आ रही है तो, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग बड़ा होता है, शारीरिक विकास होता है, तो हमारा दिमाग बड़ा होता जाता है, लेकिन हमारा दिल छोटा होता जाता है। तो हमारे जीवन में वो स्ट्रेस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जीवन में स्ट्रेस आती कहां से। फिर B स्टैंड्स फॉर बैलेंस। दिल और दिमाग का वो बैलेंस रखना चाहिए। आप यदि गुस्से में होते हो तो ऊंची आवाज में बात करते हो, राइट? और जब किसी से प्रेम में होते हैं तो बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। आप अपने घर परिवार से, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, जिससे आप प्रेम में हो, फोन पे बात कर रहे हो तो साथ खड़ा हुआ व्यक्ति सुन भी नहीं पाता। सच्चाई है कि नहीं है? क्यों? और जब गुस्से में बात कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति होता है तो इतनी जोर से बोलते हैं कि बाहर तक आवाज आ रही होती है। कारण साइंस है इसके पीछे। क्या साइंस है? जब हम गुस्से में, क्रोध में होते हैं तो हमारे दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, और जब हम प्रेम में होते हैं तो दिलों की दूरियां कम हो जाती हैं। और जब आप दिलों से नजदीक होते हो तो आप धीरे धीरे भी बोलते हो तो आप सुनाई दे जाता है। तीसरे व्यक्ति को नहीं भी सुनाई दे रहा, दोनों व्यक्ति को सुनाई दे जाता है। और जब आप गुस्से में हो, चूंकि दिलों की दूरियां बढ़ गई, तो दूसरे वाला सामने ही खड़ा है, लेकिन बोल इतनी तेजी से रहे हैं कि भले बाहर तक आवाज जा रही है। तो ये है बैलेंस, दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस। और C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, हम अपनी वाणी को कंट्रोल करें, हम अपने शब्दों को कंट्रोल करें। एक बार जुबान और दांतों के बीच में संवाद चल रहा होता है, जुबान और दांतों के बीच में संवाद चल रहा होता है। कंट्रोल की बात बता।
अब दांत तो बड़े मजबूत हैं जी, और अपनी मजबूती पे इतराना उनका बनता भी है। अब वो इतरा रहे हैं और जुबान से कह रहे हैं कि मैं तुझे जरा सा भी प्रेस कर दूं ना तो कट जाएगी। सच्चाई है, दांतों के बीच में जुबान आती है तो कटी जाती है। तो दांत अपनी मजबूती पे इतरा रहे हैं कि मैं तुझे जरा सा भी प्रेस कर दूं तो तू कट जाएगी। अब जुबान बेचारी मासूम सी अपने प्यार भरे शब्दों में बोलती है कि मैं जरा सा मिसयूज कर दूं ना अपना, 32 के 32 बाहर आ जाओगे तुम। भाई जुबान ने जरा सा मिसयूज किया, आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, मुंह पे मुक्का पड़ा और 32 के 32 बाहर। तो हम क्या बोलते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे बोलते हैं। 95% आपके झगड़े इस बात से खत्म हो सकते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, या 95% झगड़े इस बात से क्रिएट हो सकते हैं कि आप कैसे बोलते हैं। तो जब भी हम बोलें, पहले वो कहते हैं ना कि पहले तो लो फिर बोलो, और हमारी संस्था में तो ये भी कहते हैं कि पहले कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ये 4 शब्द अपने साथ आज यहां से लेकर जाना कि कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले और सोच कर बोले। और जब हम इन चारों बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे ना, फिर ये मेडिटेशन हमसे दूर नहीं है। योग क्या है? मेडिटेशन को हिंदी में योग कहते हैं। योग मीन्स जोड़। गणित में हम बचपन में पढ़ते थे ना, योग मीन्स जोड़। जोड़ किसका? आत्मा और परमात्मा का। यदि आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तो वही तो योग है, वही तो मेडिटेशन है। मीरा का क्या योग था? मीरा ने विष पिया तो अमृत बन गया। हो सकता है क्या? यदि हमारे जीवन में हमारा विश्वास मीरा के जैसा हो, हमारा आराध्य कृष्ण जैसा हो, तो दुनिया के हर विष को अमृत बनना पड़ेगा, दुनिया की हर केमिस्ट्री को बदलना पड़ेगा। कबीरदास जी का दोहा आपने सुना होगा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। सभी ने सुना? क्या मतलब है इसका? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में जीवित बचा ना कोई, या साबुत बचा ना। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाकी को देखकर, जीवन रूपी चलती चक्की को देखकर मुझे रोना आ रहा है। इसके बीच में जो भी आया वो साबुत नहीं बचा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना। यहां तक सभी ने सुना है। इसके आगे की बात सुनो। कबीरदास जी का एक बेटा हुआ था कमाल। कितने लोग जानते हैं? 2-4 लोग जानते हैं। कबीरदास जी का बेटा हुआ कमाल, जो फकीरी में कबीरदास जी से भी 4 हाथ आगे थे। वो उनके दोहे को कुछ इस तरीके से लिखता है अपनी भाषा में कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए। ठठाए मीन्स ठाके मार के हंसना, आप लोग समझते हो। चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए, 2 पाटन के बीच में कीली संग जो जुड़ा रहे, ताही काल कभी ना पाए। चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए, कि कमाल में हंसी आती है। कबीरदास जी कह रहे थे कि मुझे देखकर रोना आता है चलती चाकी को कि इसके बीच में कोई जीवित नहीं बचा, और कमाल कह रहा है मुझे तो हंसी आ रही है कि जीवित कैसे नहीं बचा। जो चक्की के बीच में कील के संग जुड़ा रह गया, उसको तो काल कभी खाएगा ही नहीं, वो तो कभी गेहूं का दाना पिसता नहीं है ना जी। तो 2 पाटन के बीच में कीली संग जो जुड़ा रहे, ताही काल कभी ना खाएगी। यानी कीली यानी परमात्मा के संग हमने अपने जीवन की डोर यदि जोड़ दी तो हमें काल कभी खा नहीं सकता, हमें दुख कभी आ नहीं सकता। हमारे जीवन में ये डिप्रेशन, ये चिंता, ये टेंशन जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस, ये कभी आ नहीं सकता। और यदि आ भी जाए तो फिर मेरा जैसा विश्वास हो कि हर विष को अमृत बनना पड़े, हर केमिस्ट्री को बदलना पड़े। जीवन का यही सिद्धांत है। देखिए,
मैथमेटिक्स क्या कहती है? जीवन में यदि प्रेम है, लव प्लस लाइफ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, है ना? बोर्ड में ये तो लिख के समझाते। जीवन का सिद्धांत है लव प्लस लाइफ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, राइट? समझना इसको, मैथमेटिक्स को। अब लव, लाइफ माइनस लव, यदि लाइफ में से लव खत्म हो जाए इज इक्वल टू सैड, राइट? लाइफ प्लस लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस लिखने की कोशिश करते हैं आप अपने मन में। लाइफ माइनस लव इज इक्वल टू सैड। अब जब हम एडिशन करें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है, सेम चीज जो होती है, राइट? तो लाइफ प्लस लाइफ इज इक्वल टू टू लाइफ, प्लस लव माइनस लव कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड, यानी कि टू लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस। अब मैथमेटिक्स में इधर का टू इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लाइफ इज इक्वल टू हैप्पीनेस प्लस सैड डिवाइडेड बाय टू। सेपरेट करेंगे, लाइफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ हैप्पीनेस हाफ ऑफ सैडनेस। तो जीवन में यही सच्चाई है कि कभी खुशी और कभी गम। तो खुशी के क्षणों में चाणक्य ने कहा है कि खुशी के क्षणों में कभी किसी को वादा मत करो, और गम के क्षणों में कभी किसी से गलत मत करो। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो किसी को कमिटमेंट मत दें, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो किसी से बात ना करें, क्योंकि फिर आप कुछ ना कुछ गलत बोल जाओगे, और जब आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो तो किसी से आवेश में ना, फिर आपको झगड़ा करिए। तो हम जीवन की हर स्थिति में अपने जीवन का बैलेंस बनाए रखें, यही कोशिश करें कि जो स्ट्रेस फिजिक्स की किताबों में हम सब ने पढ़ी थी वो वही रह जाए, हमारे जीवन में ना। हमारा परमात्मा में विश्वास ऐसा हो। एक बार आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो रस्सी, दो डंडियों के सहारे रस्सी बांधे रखते हैं और उसमें बच्चा चल रहा होगा सड़क के किनारे, सभी ने देखा है। तो डंडियों के किनारे रस्सी बंधी हुई है, बच्चा चल रहा है और हम सभी वहां खड़े होकर ताली बजाते हैं और उसको कुछ पैसे देते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। प्रैक्टिकल है ना? तो यही हो रहा था कि वो बच्चा रस्सी पे चल रहा है, हम सभी, आप सभी नीचे तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ठीक। अब वो पूछता है कि मैं इस रस्सी पर यदि उल्टा चलूं, सीधा तो चल ही रहा हूं, यदि उल्टा चलूं तो क्या आपको विश्वास है मैं चल सकता हूं? हम सभी कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल विश्वास है, और वो उल्टा चलेगा तो हम और ज्यादा तालियां बजाएंगे, ठीक। फिर वो व्यक्ति खुद रस्सी पर चलता है और अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर रस्सी पर चलता है। हम सभी और ज्यादा प्रभावित होंगे और ज्यादा ताली बजाएंगे कि रस्सी पर चल रहा है, कंधे पर बच्चे को बिठा रखा है, बहुत बढ़िया बैलेंस है, सभी बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं, बहुत बढ़िया तारीफ कर रहे हैं। व्यक्ति पूछता है कि क्या आपको ये अब भी विश्वास है कि मैं आंख बंद करके उल्टा चलूं और अपने कंधे पर अपने बच्चे को बिठाकर चलूं तब भी चल लूंगा? सभी कहते हैं हाँ हाँ हमें विश्वास है तुम चल लोगे। और व्यक्ति कहता है यदि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर कंधे पर अपने बच्चे को बिठाकर आंख बंद करके उल्टा चल सकता हूं, यदि आपको विश्वास है तो क्या आप में से कोई अपना बच्चा मेरे कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है? अपना बच्चा मैं लेकर चलूं तो आपको विश्वास है, आपका बच्चा मेरे कंधे पर बिठाने के लिए आप तैयार हो? क्या जवाब होगा? कोई नहीं। तो जो जनता अभी तक उसके लिए तालियां बजा रही थी, उसके ऊपर विश्वास जता रही थी, आज अपना बच्चा बिठाने के लिए उसके कंधे पर कोई भी तैयार नहीं है। तो यही फर्क है हमारा परमात्मा में उस विश्वास का कि जीवन में जब भी हमें चुनौतियां आती हैं, जीवन में जब भी हमें वो दुख आता है, हम परमात्मा के ऊपर विश्वास सबसे पहले छोड़ देते हैं। जहां से वो दवाई मिलनी है उसी को हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भगवान तूने दुख दिया, भगवान ने कहा नहीं भाई, ये हमारे अपने कर्म थे जो हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। फल देखा था आंख में तो आंसू भी उसी से ही निकले ना। तो हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं। तो हम हमेशा इसी बात का ध्यान रखें और अपने कर्मों को सुकर्म बनाए रखें। अपने जीवन में वो ध्यान, वो परमात्मा का साथ, वो उसके ऊपर विश्वास सदा रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई जी। आपने
रमणीक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि स्ट्रेस को किस तरह से मेडिटेशन द्वारा भी हम लोग उस पे स्ट्रेस के ऊपर हम लोग विजय पा सकते हैं।